हेलो दोस्तों, मैं लोकेश सैनी आपका विवेकानंद कंपटीशन क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो जैसा हमने पिछली क्लास में देखा, कुछ वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक पोर्शन देखा था जिसमें हमने महाद्वीपों के बारे में देखा था और महाद्वीपों के बाद में हमने जो बात की थी उसमें कुछ पर्वतों की बात की थी। तो शायद आपको क्लास ठीक लगी होगी। उस क्लास को भी हम आगे बढ़ाएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आपको दो दो क्लासें इस हिसाब से एक तो वर्ल्ड ज्योग्राफी की चलती रहेगी और एक आपके कल्चर की, क्योंकि कहीं ना कहीं राजस्थान कल्चर जो है इस पोर्शन में ज़्यादा पूछने को अपने को मिलता है ग्राम सेवक में, जो मेंस का जो पेपर आता है। अब देखो, हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अब ये टाइम ऐसा नहीं है कि पूरा डिटेल से पढ़ा जाए या फिर आपको वो कहानियाँ सुनाई जाएँ, वो बातें आपको बताई जाएँ कि जो हम क्लासों में बातें करते हैं, ऐसा नहीं होगा। हम सिर्फ यहाँ पर बात करेंगे कि क्या है, क्या फैक्ट हैं, हमारे को क्या चीज़ें याद करनी है। मैं आपको सारी चीज़ें बताते हुए चलूँगा, आप इनको समझते हुए भी चलना और याद करते हुए भी साथ के साथ हो जाए तो याद करते हुए चलना, जितना हो सके इनका रिवीजन करना। हम बात करेंगे राजस्थान की चित्रकला से संबंधित राजस्थान की कल्चर से संबंधित एक ऐसा टॉपिक जो अपने एग्जाम में पूछा जाता है और वो है राजस्थान की चित्रकला। राजस्थान की चित्रकला की जब हम बात करते हैं तो कोई भी एग्ज़ाम ले लो, जैसे आप मेंस ले लो जो अब होने वाला है, या फिर जो प्री हुआ था उस प्री में भी यहाँ से जो है क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था। फर्स्ट लाइन से ही यहाँ पर पूछा गया था। राजपूताना पेंटिंग्स जो पुस्तक थी वो क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिला। तो आज हम उसी से संबंधित कुछ और एक्स्ट्रा बातें करते हैं जो आपके मेंस के लिए, क्योंकि आजकल जो मेंस में जो पेपर बनते हैं वो कहीं ना कहीं डीपली बनते हैं। देखो, राजस्थानी जब चित्रकला की बात हम करते हैं तो राजस्थानी चित्रकला में हम चित्रकला का जनक मानते हैं राणा कुंभा को। चित्रकला का जनक हम किसको मानते हैं? राणा कुंभा को राजस्थानी चित्रकला के जनक के रूप में अपन इनको जानते हैं। और इनके जो गुरु थे, इनके दो गुरु थे, उनमें से जो इनके चित्रकला के जो गुरु थे, इनको जो जिसने चित्रकला सिखाई थी वो थे हीरानंद मुनि। कौन थे? हीरानंद मुनि। इसके बाद में हमारी चित्रकला से संबंधित दो ऐसे चित्र आते हैं जो प्राचीनतम हैं। जो कैसे हैं? प्राचीनतम। अपने नाम भी सुना होगा, कई बार इसको ओग भी बोल देते हैं, कई बार इसको अपन ओध भी बोल देते हैं। तो ओध नियुक्ति व्रति, ओध नियुक्ति व्रति और 10 वैकल्पिक सूत्र चूड़नी, दो चित्र हैं हमारे राजस्थानी चित्रकला के। प्राचीनतम जो चित्र हैं वो माने जाते हैं कौन कौन से? ओध नियुक्ति व्रति और 10 वैकल्पिक सूत्र चूड़नी। इन दोनों हम चित्रों को, ये जो प्राचीनतम जो चित्र हैं, इनको हम भारतीय कला के द्वीप स्तंभ के नाम से जानते हैं कि यहाँ से हम भारतीय कला की शुरुआत मानते हैं। तो भारतीय कला के द्वीप स्तंभ कौन कौन से हैं? ओध, नियुक्ति, व्रति और 10 वैकल्पिक सूत्र चूड़नी। आज हम जो है इसमें कल्चर में चित्रकला में मेवाड़ चित्रकला के बारे में पूरा देखेंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप आराम से इसको समझ लेना, नोट्स भी बना सकते हो, ये आपके प्रॉपर नोट्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब यदि हम बात करें इसकी कि जो दो हमारे ओग, नियुक्ति, व्रति और 10 वैकल्पिक जो सूत्र चूड़नी, जो राजस्थानी चित्रकला के प्राचीनतम जो चित्र हैं, इनके लिखने का समय है 1060 ईस्वी। 1060 ईस्वी। और इनके जो चित्रकार हैं वो कौन है? आलेखकार पाटिल। इनके चित्रकार कौन है? आलेखकार पाटिल। और एक किस लिपि में है या फिर इनका चित्रण किस में हुआ है? तो इनका चित्रण हुआ है पांडु लिपि में। इनका चित्रण किस में हुआ है? पांडु लिपि में। और वर्तमान में ये कहाँ पर रखे हुए हैं? जैसलमेर के जिनभद्र सूरी संग्रहालय। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ से पूछता है, एग्जाम में देखने को मिलता है कि प्राचीनतम जो चित्र हैं, ओग, नियुक्ति, व्रति और 10 वैकल्पिक सूत्र चूड़नी, जिनको हम भारतीय कला के द्वीप स्तंभ के नाम से जानते हैं, वर्तमान में कहाँ पर संग्रहित हैं या फिर कहाँ पर रखे गए हैं? जिनभद्र सूरी संग्रहालय, जो कहाँ पर है? जैसलमेर में है। ठीक है। इसके बाद में अपने आता है कि राजस्थान के प्रथम जो प्रमुख जो चित्रकला संग्रहालय हैं उनकी जब हम बात करते हैं, राजस्थान के प्रमुख चित्रकला संग्रहालय जब हम इनकी बात करते हैं तो कुछ इनसे संबंधित जो फैक्ट है उनको देखना आप अच्छे से। हाँ जी, राजस्थान के प्रमुख चित्रकला संग्रहालय, इनके जब हम फैक्टों की बात करते हैं तो ये फैक्ट जो है 4-5 ये आपको कम से कम याद होने चाहिए कि सर हाँ, कि राजस्थान में चित्रकला के संग्रहालय कहाँ कहाँ पर स्थित है। पहला है सूरत खाना, जयपुर में। सूरत खाना कहाँ पर है? जयपुर में। किसके द्वारा बनवाया गया? सवाई जयसिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। तो सूरत खाना और पोथी खाना, ये दोनों के दोनों संग्रहालय कहाँ पर हैं? जयपुर में। ये सवाई जयसिंह और ये सवाई मानसिंह द्वितीय है।
तो सूरत खाना, पोथी खाना कहाँ पर है? जयपुर में। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, और अपने इन्हीं को अपन देखेंगे। जिनभद्र सूरी अपन ने भी देखा, जैसलमेर में है। और यह राजस्थान का एकमात्र हस्तलिखित पांडुलिपि ग्रंथों का संग्रहालय है। इम्पोर्टेंट लगा लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि राजस्थान का एकमात्र हस्तलिखित पांडुलिपि ग्रंथों का संग्रहालय कौन सा है? तो आप क्या आंसर दोगे? सर जिनभद्र सूरी संग्रहालय है, जैसलमेर में है। इसके बाद में है कि मान पुस्तक प्रकाश संग्रहालय। मान पुस्तक प्रकाश संग्रहालय, कई टाइम इसको अपन ऐसे भी बोल सकते हैं सीधा पुस्तक प्रकाश संग्रहालय कहाँ पर है? तो मेहरानगढ़ जो दुर्ग है उसमें अंदर स्थित है। तो मेहरानगढ़ दुर्ग में, जोधपुर में, किसके द्वारा बनवाया गया? मान सिंह राठौड़। सूरत खाना संग्रहालय जयपुर में, पोथी खाना जयपुर में, जिनभद्र सूरी जैसलमेर में, पुस्तक प्रकाश मेहरानगढ़ में, और सरस्वती भंडार कहाँ पर है? उदयपुर में। सरस्वती भंडार कहाँ पर है? उदयपुर में। यदि मैं आपसे पूछूं, क्वेश्चन का एक बार वापस से आप रिवाइज कर लो। राणा कुंभा को किस नाम से जानते हैं? राजस्थानी चित्रकला के जनक किसे कहते हैं? राणा कुंभा को। इनके चित्रकला के गुरु कौन है? हीरानंद मुनि। अगर आपसे पूछे भारतीय कला के द्वीप स्तंभ किसे कहा जाता है? तो ओक, नियुक्ति, वृत्ति और 10 वैकल्पिक सूत्र चूर्णी। राजस्थान के प्राचीनतम जो चित्र हैं वो कौन कौन से? ओक, नियुक्ति, वृत्ति और 10 वैकल्पिक सूत्र चूर्णी। इनका समय क्या है? टाइम पीरियड 1060 ईस्वी। चित्रकार कौन थे? आलेखकार पाटिल। कौन सी लिपि? पांडुलिपि में चित्रण हुआ है। वर्तमान में कहाँ है? जिनभद्र सूरी जो संग्रहालय है कहाँ पर है? जैसलमेर में। और राजस्थान के प्रमुख चित्रकला संग्रहालय सूरत खाना, पोथी खाना दोनों जयपुर में है। जिनभद्र सूरी जैसलमेर में है। मान पुस्तक प्रकाश मेहरानगढ़ जोधपुर में है। और सरस्वती भंडार कहाँ पर है? उदयपुर में। यह राजस्थान का एकमात्र हस्तलिखित पांडुलिपि ग्रंथों का संग्रहालय है। कौन सा? जिनभद्र सूरी संग्रहालय। देखो ये जो है मैं आपको करवा रहा हूँ, बिल्कुल जल्दी करवा रहा हूँ आपको। और ये जो है पॉइंट आपके चाहे राजस्थान पुलिस दे लो, चाहे RS दे लो, चाहे वीडियो दे लो, चाहे राजस्थान की कोई भी एग्जाम जहाँ ये कल्चर पूछी जाती है वहाँ ये क्वेश्चन आपके देखने को मिलते हैं। जैसे वो लाइब्रेरियन कौन सा, वो लाइब्रेरी वाला जो पेपर है उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अब यदि आपसे पूछे, अच्छा क्वेश्चन है कि राजस्थानी चित्रकला का नामकरण कि अलग अलग व्यक्तियों ने इसका जो है नामकरण अलग अलग तरीके से किया है। तो अब थोड़ा सा याद रखना कि W.H. ब्राउन, कौन? W.H. ब्राउन ने, इनकी एक पुस्तक है इंडियन पेंटिंग्स। W.H. ब्राउन की एक पुस्तक है, कौन सी? इंडियन पेंटिंग्स। विदेशी है। नाम क्या है किताब का? इंग्लिश में नाम था इंडियन पेंटिंग्स। W.H. ब्राउन। और इन्होंने क्या बोला, जब इन्होंने इस पेंटिंग्स वगैरह को देखा तो इन्होंने देखा कि इसमें ज़्यादातर जो प्रभाव देखने को मिलता है वो राजपूतों का देखने को मिलता है, क्योंकि ये हमारे राजा महाराजाओं के टाइम पीरियड पर इनका जो है टाइम पीरियड देखा गया। स्वर्णकाल अपन ने देखा इसका। तो अगर अपन आगे देखेंगे, इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ज़्यादातर राजाओं के टाइम पीरियड पर इसका विकास हमारे को देखने को मिलता है। और इसी वजह से W.H. ब्राउन के द्वारा जो एक पुस्तक लिखी गई इंडियन पेंटिंग्स, और इस इंडियन पेंटिंग्स में राजस्थान की चित्रकला को किस नाम से जाना? राजपूता पेंटिंग्स, इन्होंने इसको नाम दिया। हम बात करते हैं H.C. मेहता। तो इन्होंने एक बुक लिखी स्टडीज इन इंडियन पेंटिंग्स, मतलब इंडियन पेंटिंग्स पर इन्होंने स्टडी इस नाम से एक किताब लिखी, जिसमें राजस्थान की चित्रकला को इन्होंने हिंदू चित्र शैली के नाम से जाना कि ज़्यादातर जो राजा थे राजस्थान में वो हिंदू थे। देखना आप, ज़्यादातर कौन थे? हिंदू थे। और हिंदू होने की वजह से उस चित्रकला पर किसका प्रभाव देखने को मिलता है? हिंदू चित्र शैली। तो ये अंग्रेज थे, इसलिए इन्होंने क्या बोला? राजपूत पेंटिंग्स। ये H.C. मेहता भारतीय हैं, तो इन्होंने बोला हिंदू चित्र शैली से जो इसका प्रभाव। इसके बाद में आता है इम्पोर्टेंट जो 2 फैक्ट हैं, ये दोनों के दोनों अपने इंपॉर्टेंट आते हैं। कई बार इसकी जगह आप कई टीचर रामकृष्ण दास लिखवा देते हैं, राय कृष्ण दास बात एक ही है। इन्होंने क्या बोला कि हमारी जो चित्रकला है, हमारी मतलब राजस्थानी जो चित्रकला है, ये ना तो हिंदू है कि साहब हिंदू चित्रकला, ना राजपूत है, ये तो क्या है? राजस्थानी चित्रकला है कि इसमें हर चीज़ को दिखाया गया है, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे कोई शिकार करने वाला, कोई भी जाति हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी धर्म का हो, हर एक व्यक्ति को इसमें चित्रित किया गया है। तो इन्होंने क्या बोला राय कृष्ण दास ने कि हमारी जो चित्रकला है वो कैसी चित्रकला है? राजस्थानी चित्रकला है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन एग्जाम में जो यहाँ से पूछा जाता है यही है। आनंद कुमार स्वामी 1916 ईस्वी में इन्होंने एक बुक लिखी राजपूत पेंटिंग्स के नाम से, और यही क्वेश्चन अपने वीडियो के एग्जाम में पूछा गया है
कि राजपूत पेंटिंग्स नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई? आनंद कुमार स्वामी के द्वारा। कब लिखी गई? 1916 में, अभी प्री के एग्जाम में हुआ था। और राजस्थानी चित्रकला का सर्वप्रथम इन्होंने वैज्ञानिक वर्गीकरण किया था। और वैज्ञानिक वर्गीकरण का मतलब है कि इन्होंने 4 भागों में इसको बांटा गया था, जैसे मेवाड़, मारवाड़ और हाड़ौती, और इस तरीके से तो 4 में बांटा गया था। अब हम बात करते हैं कुछ जो है राजस्थान के प्राचीनतम शैल चित्र। राजस्थान के प्राचीनतम शैल चित्र, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान के प्राचीनतम जो शैल चित्र हैं, शैल चित्र का मतलब होता है भित्ति, दीवारों पर गोदे गए। कागज़ पेपर तो थे नहीं, कागज़ पेन तो अपन उस पर लिख लें, बना दें डायग्राम। तो राजस्थान के प्राचीनतम शैल चित्रों की जब बात करते हैं तो इनकी जो खोज करना चालू किया था वो क्या था? वी.एस. वाकणकार। वी.एस. वाकणकार ने कब? 1953 ईस्वी में इसका जो है प्रारंभ किया था। और राजस्थान के प्रमुख शैल चित्र कौन कौन से हैं ये इंपॉर्टेंट है, इधर वाले तीनों के तीनों। आलनिया कोटा में। आलनिया स्थान कहाँ पर पड़ता है? अपने कोटा में। गरदड़ा कहाँ है? बूंदी में। दर कहाँ पर है? भरतपुर में। तो ये तीनों के तीनों पूछे जाते हैं कि गरदड़ा किसके लिए फेमस है? तो आप क्या बोलोगे? प्राचीनतम शैल चित्रों के लिए। गरदड़ा नामक स्थान कहाँ पर है? बूंदी में। आलनिया कहाँ पर है? कोटा में। किसके लिए? प्राचीनतम शैल चित्रों के लिए। दर कहाँ पर है? दर अभ्यारण्य अलग है, दर अलग स्थान है। तो दर कहाँ है? भरतपुर में। अब यदि हम गरदड़ा की बात करें, कहाँ पर है? बूंदी में। तो यहाँ पर पक्षियों के चित्र ज़्यादा मिले हैं, तो इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं? वर्ल्ड रॉक पेंटिंग्स भी कहा जाता है। तो याद रखना, गरदड़ा जो बूंदी में है उसे वर्ल्ड रॉक पेंटिंग्स के नाम से भी अपन जानते हैं। और इसके बाद में बैराट मतलब जयपुर में, पुष्कर मतलब अजमेर में। तो एक बार आप इसका रिवीजन कर लो, देख मैं फिर इसको आगे लेके चलूँगा। जल्दी से फटाफट से पढ़ लो जल्दी से। चलो, हाँ जी। अब एक अच्छा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पिछला रिवाइज भी कर लिया होगा। देखो, चीज़ों को बस आपको रिवाइज करना है। अगला क्वेश्चन है, नोट बना के मैंने लिख दिया कि राजस्थान की पहली अलंकृत गुफा। अलंकृत का मतलब है कि सजावटी, जो अपने भित्ति चित्र वगैरह, शैल चित्र वगैरह इनसे जो बनी हुई है, जो अलंकृत है, वो कौन सी मिली है? बांका गांव भीलवाड़ा में। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको लगा लेना कि राजस्थान की पहली अलंकृत गुफा कहाँ पर हमारे को देखने को मिली है? बांका गांव भीलवाड़ा में। कहाँ पर? बांका गांव भीलवाड़ा में। अब हम जो वैज्ञानिक वर्गीकरण किया गया था, आपने अभी पढ़ा था, किसके द्वारा किया गया? आनंद कुमार स्वामी के द्वारा 1916 में। कौन सी किताब में? उनकी किताब है पेंटिंग्स, राजपूताना पेंटिंग्स। राजपूताना पेंटिंग्स। हाँ जी। तो अपन ने देखा कि आनंद कुमार स्वामी की पुस्तक है राजपूत पेंटिंग्स,
राजस्थानी चित्रकला का जो वैज्ञानिक वर्गीकरण, तो वो वर्गीकरण ये वाला है। 4 स्कूलों में बांटा है, 4 शैलियाँ जिसको अपन कहते हैं, मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़, हाड़ौती। मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़, हाड़ौती। आज हम बात करेंगे मेवाड़ वाले की, उदयपुर, नाथद्वारा, चावंड, देवगढ़। अब इस उदयपुर और चावंड को हम एक साथ पढ़ लेते हैं, इस वजह से कई बार क्वेश्चन इसके एक साथ आ जाते हैं, अलग अलग नहीं आते, तो अपने चीज़ों को आप एक साथ ही देखना। तो उदयपुर हुआ, नाथद्वारा, चावंड, देवगढ़ जो राजस्थान में पड़ता है, तो आते हैं मेवाड़ शैली में। मारवाड़ में जैसे जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, जैसलमेर, नागौर, अजमेर। ढूंढाड़ जैसे अपने जयपुर वाला क्षेत्र है, आमेर, जयपुर, शेखावाटी, अलवर और उनियारा, ये कहाँ पर है, टोंक में। और हाड़ौती में कोटा, बूंदी और झालावाड़, कोटा, बूंदी और झालावाड़। अब अपन बात करते हैं सबसे पहले मेवाड़ शैली की। किसकी बात करते हैं, मेवाड़ शैली की। तो कुंभा के टाइम पीरियड पर इसका प्रारंभ होता है। राजस्थान की सबसे प्राचीनतम शैली कौन सी है, मेवाड़ शैली। राजस्थान की सबसे प्राचीनतम शैली कौन सी है, मेवाड़ चित्र शैली। और इस शैली पर जैन शैली तथा अजंता शैली का क्या पड़ा है, प्रभाव। जो महाराष्ट्र वगैरह के जो इलाके में थे, महाराष्ट्र, गुजरात, वहाँ के चित्रकार राजस्थान में आए, इस वजह से इस मेवाड़ शैली पर किसका प्रभाव देखने को मिलता है, जैन और अजंता शैली का क्या प्रभाव, क्या देखने को मिलता है हमारे को, प्रभाव। अब इस मेवाड़ के प्राचीनतम जो चित्रित ग्रंथ हैं, मेवाड़ के प्राचीनतम जो चित्रित ग्रंथ हैं, आपने खूब अच्छे से सुना होगा, खूब पढ़ा भी होगा कि मेवाड़ के प्राचीनतम जो चित्रित ग्रंथ है वो है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। और आपसे क्वेश्चन पूछे, राजस्थान का प्रथम चित्रित ग्रंथ, राजस्थान का प्रथम चित्रित ग्रंथ कौन सा है, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। किसके टाइम पीरियड की बात है, कब लिखा गया, कब चित्रित किया गया, 1260 ईस्वी में रावल तेज सिंह के समय पर। और चित्रकार थे कौन, कमलचंद्र। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, रावल तेज सिंह के समय, चित्रकार कौन, कमलचंद्र। टाइम पीरियड है 1260। दूसरा जो प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ है वो है पार्श्वनाथ चरितम, पार्श्वनाथ चरित्रम। और 1423 ईस्वी का है, राणा मोकल के समय का। और चित्रकार कौन है, हीरानंद। कौन है, हीरानंद। अब आप बोलोगे सर कुंभा में भी हीरानंद, मोकल में भी, अरे तो बाप बेटे तो है। मोकल का बेटा कौन था, कुंभा। तो मोकल के दरबार में भी कौन रहा करते थे, हीरानंद। और कुंभा के भी कौन थे, हीरानंद। तो मेवाड़ के प्राचीनतम चित्रित ग्रंथों की जब अपन बात करते हैं तो उसमें कौन कौन से आ जाते हैं हमारे, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी और सुपार्श्वनाथ चरितम। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी राजस्थान का प्रथम चित्रित ग्रंथ, रावल तेज सिंह, चित्रकार कमलचंद्र। इधर मोकल और चित्रकार हीरानंद। आगे बात करते हैं हम राजस्थानी, इंपॉर्टेंट है वो वापस से आ गया। राजस्थानी चित्रकला के जनक किसको कहते हैं, राणा कुंभा को। और इनके चित्रकला के गुरु कौन थे, हीरानंद। अब इनके दरबार में एक और चित्रकार रहा करते थे जिनका नाम है भीकम चंद्र। हीरानंद तो ही है इनके चित्रकला गुरु, लेकिन इनके एक और जो चित्रकार थे, अन्य चित्रकार राणा कुंभा के, वो कौन थे, भीकम चंद्र। और इनके द्वारा एक ग्रंथ का चित्रण किया है, वो है रसिकाष्टक। पूछ ले कई बार चलते फिरते कि रसिकाष्टक जो है ग्रंथ किसके द्वारा चित्रित किया गया, तो भीकम चंद्र के द्वारा। और ये किसके दरबारी में थे, राणा कुंभा के दरबार में थे। छोटी छोटी बातें हैं। अब अपन जो है मेन जो अपन मुद्दे पर आते हैं वो है मेवाड़। मेवाड़ में मुख्यतः उदयपुर और चावंड। देखो दोनों चीज़ें को अपन एक साथ लेके चलेंगे, वैसे तो अपन एक साथ ही बात करेंगे चावंड की, मेवाड़ वाले की और इसकी, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना, इसको अच्छे से गौर से, इससे क्या क्या आपको दिक्कत ना है समझने में, ठीक है। तो आराम से बढ़िया से इसको समझना है। जब हम चावंड या उदयपुर वाले की बात करते हैं तो चावंड अपन जानते हैं कि हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में यहाँ पर, उसके बाद में महाराणा प्रताप के द्वारा चावंड को 1585 में अपनी क्या बना लिया था, राजधानी। तो महाराणा प्रताप के द्वारा 1585 में चावंड को जब अपनी राजधानी बना लिया, उसके बाद में महाराणा प्रताप की जो राजधानी है वो लास्ट तक कौन सी रही थी, चावंड। और जब अपन देखते हैं चावंड जब इसकी राजधानी रही थी, तो अब कहीं ना कहीं वहाँ पर ऐसे कार्य किए जाएंगे वो चित्रकला से संबंधित हों और वैसे भी हों। तब हम बात करते हैं चावंड या उदयपुर, एक साथ लेकर के चलेंगे। प्रताप के समय क्या हुआ था कि जो चावंड से मेवाड़ चित्रकला का जो है स्वतंत्र विकास प्रारंभ हो गया था, क्योंकि अब चावंड अलग हो गया था और मेवाड़ अलग हो गया था। तो पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि
चावंड से मेवाड़ चित्रकला का स्वतंत्र विकास प्रारंभ कब हुआ? तो आप बोलोगे सर प्रताप के समय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इस समय ढोला मारू का क्या हुआ था? चित्रण हुआ था। तो चावंड जो चित्रकला है, चित्र शैली है, उसका प्रमुख जो चित्रण है कौन सा है? ढोला मारू। और इसके मुख्य चित्रकार कौन है? नासिरुद्दीन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है चावंड नासिरुद्दीन। चावंड के कौन है? नासिरुद्दीन। ठीक है। फिर इसके बाद में शासक बने अमर सिंह फर्स्ट। और अमर सिंह फर्स्ट के टाइम पीरियड में अपन बोलते हैं चावंड चित्रकला का क्या माना जाता है? ये स्वर्णकाल इसको माना जाता है। और 1605 में जो यही चित्रकार थे नासिरुद्दीन, इनके द्वारा एक चित्र चित्रित किया गया जिसका नाम है रागमाला। क्या है? रागमाला। और रागमाला की एक विशेषता है, मेवाड़ शैली का सबसे बड़ा जो है चित्रित ग्रंथ कौन सा है? रागमाला। तो मेवाड़ चित्र शैली का सबसे बड़ा चित्रित ग्रंथ कौन सा है? रागमाला। किसके द्वारा चित्रित किया गया? नासिरुद्दीन अमर सिंह के टाइम पीरियड में 1605 में। और इसी समय पर 12 मासा का चित्रण हुआ। अब देखो ऐसी बात नहीं है कि 12 मासा का क्या सर यहीं पर हुआ था क्या और जगह नहीं हुआ? लगभग सभी जगह पर 12 मासा का जो है चित्रण देखने को मिलता है। इसके बाद में अपन बात करते हैं नेक्स्ट जो शासक है वो है जगत सिंह फर्स्ट। और जगत सिंह फर्स्ट के टाइम पीरियड को मेवाड़ चित्रकला का स्वर्ण काल मानते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको कुछ याद हो ना हो, मेवाड़ चित्रकला में सबसे पहले आप इसको याद रखना, मेवाड़ चित्रकला का स्वर्ण काल किसके टाइम पीरियड को मानते हैं हम? जगत सिंह फर्स्ट के टाइम पीरियड को हम क्या मानते हैं? मेवाड़ चित्रकला का स्वर्ण काल। तो जगत सिंह फर्स्ट के टाइम पीरियड, इसका शासनकाल मेवाड़ चित्रकला का स्वर्ण काल था। और इनके द्वारा देखो मेवाड़ चित्रकला का स्वर्ण काल क्यों था कि इन्होंने संरक्षण दिया था चित्रकारों को, और संरक्षण देने के लिए इन्होंने एक अलग से विभाग की स्थापना कर दी जिसे बोलते हैं चितेरोरी ओबरी। उदयपुर में अलग से एक विभाग की स्थापना कर दी कि आप आओ यहाँ पर चित्र बनाओ, और चित्र बनाने के बदले में आप यहाँ से राजा से जो है कुछ धन पैसा वगैरह प्राप्त करो, जिसका जो भी अच्छा रहेगा। तो इनके द्वारा चितेरोरी ओबरी, किसके द्वारा? जगत सिंह फर्स्ट के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। इसको वर्तमान में क्या बोलते हैं? तस्वीरों कारखाना, मतलब तस्वीरों का कारखाना कि आप बनाओ और यहीं पर बनाते के रखते चलो, बनाओ रखते चलो। कहाँ पर है ये? उदयपुर में। और इस वजह से मेवाड़ चित्रकला का स्वर्ण काल हम किसके टाइम पीरियड को बोलते हैं? जगत सिंह के टाइम पीरियड को। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ पर ये भी पूछा जाता है कि इनके टाइम पीरियड पर चित्रकार कौन था? तो चित्रकार था साहिबदीन। चित्रकार कौन था? साहिबदीन। और याद रखना साहिबदीन ने मेवाड़ के राजाओं के व्यक्तिगत चित्र बनाए। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेवाड़ के राजाओं के व्यक्तिगत चित्र किसके द्वारा बनाए गए? साहिबदीन के द्वारा मेवाड़ के राजाओं के व्यक्तिगत चित्र बनाए गए। अगला शासक आता है अपने संग्राम सिंह सेकंड। अगला शासक कौन आता है? संग्राम सिंह सेकंड। अब देखो इनके समय आपने नाम सुना होगा पंचतंत्र, जो विष्णु शर्मा के द्वारा लिखित है, और इसका अरबी में अनुवाद है कलीला दमना। पंचतंत्र का अरबी में अनुवाद कौन सा है? कलीला दमना। और संग्राम सिंह सेकंड के समय नासिरुद्दीन नूरुद्दीन नामक चित्रकार के द्वारा, नासिरुद्दीन तो ऊपर है अपने, नासिरुद्दीन तो कहाँ है? ये रहा। ठीक है। तो संग्राम सिंह सेकंड के समय नूरुद्दीन नामक चित्रकार ने कलीला दमना तथा मुल्ला दो प्याजा आप जब देखोगे कल्चर, अपने जब मिडिवल हिस्ट्री पढ़ोगे इंडियन वाली, तो उसमें देखोगे आप मुल्ला दो प्याजा कौन है? नवरत्नों में से एक थे। तो मुल्ला दो प्याजा के लतीफ़ों के का क्या किया है? चित्रण किया है। जो उन्होंने जो बातें बोली हैं उनका क्या किया है? चित्रण किया है। किसने? नूरुद्दीन के द्वारा इसका चित्रण किया गया है। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन यहाँ से और भी पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि मेवाड़ चित्रकला की विशेषताएँ। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि मेवाड़ चित्रकला में हम कैसे पहचानते हैं कि मेवाड़ चित्रकला कैसी है? तो लाल व पीले रंगों का अधिक प्रयोग किया गया है। मेवाड़ चित्रकला में लाल व पीले रंगों का अधिक प्रयोग किया गया है। तो मेवाड़ में कौन कौन से लाल व पीले? मेवाड़ बोल दो या उदयपुर बोल दो। तो लाल पीले उदयपुर सबसे प्राचीन, जो लोग प्राचीन होंगे वो लाल पीले हो जाते हैं गुस्से में, जो लोग पुराने होते हैं वो कैसे हो जाते हैं गुस्से में? लाल पीले। तो आप ऐसे याद रख लेना। ठीक है। अगला आता है कि अकबर ने एक पगड़ी का प्रचलन किया था, और अपने यहाँ राजस्थान में उसको बोलते थे अटपटी। अपने बोलते थे ना कि जो चीज़ अजीब सी लगती है ये तो अटपटी है। तो अटपटी पगड़ी का चित्रण, जो कि ऐसा ही में आया हुआ क्वेश्चन है कि अटपटी पगड़ी का चित्रण किस चित्र शैली से देखने को मिलता है, किस चित्र शैली से संबंधित है? तो वह है मेवाड़ चित्र शैली से। किससे है? मेवाड़ बोल दो या उदयपुर। और इसका प्रचलन किसने किया? अकबर के द्वारा इसका प्रचलन। इराक की पगड़ी हुआ करती थी और अपने यहाँ पर इसको अटपटी बोल देते थे। तो अटपटी पगड़ी का प्रचलन तो याद रह जाएगा अकबर के द्वारा मेवाड़ में। इसके बाद में इसकी विशेषताएं।
देखो यहाँ पर मेवाड़ चित्रशैली में हाथी, पशु के रूप में किसका चित्रण हुआ है? हाथी का। पक्षी के रूप में चकोर का। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि पेड़, कौन सा पेड़? कदम्ब के पेड़ का यहाँ पर क्या देखने को मिलता है? चित्रण देखने को मिलता है। तो कदम्ब के पेड़ों का अधिक से अधिक चित्रण यहाँ पर हुआ है। और जो शिकार के जो दृश्य हैं उनका 3D प्रभाव, चित्रों में शिकार के जो दृश्य हैं उनका कौन सा प्रभाव देखने को मिलता है? 3D प्रभाव देखने को मिलता है। और यहाँ पर देखो अपने तो महिलाओं की जो तुलना है उनके शरीर की, उनके आँखों की, उनके बालों की हम अलग अलग चीज़ों से करते हैं, उनके चेहरे की। तो मेवाड़ चित्रशैली में नायिका की जो आँखें हैं वो मछली के समान हैं या फिर मीनाकृत हैं, कि जिस तरीके से मछली होती है उसकी तरह ही मेवाड़ चित्रशैली में जो महिलाओं का जो चित्रण किया गया है उनकी आँखें कैसी हैं? मीनाकृत या मछली के समान। फिर मैंने एक नोट बना के लिखा है कि महाराणा भीम सिंह, जो लास्ट में अपन देखते हैं कि मेवाड़ में जो है अंग्रेजों से संधि वगैरह कर लेते हैं, ये अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। तो महाराणा भीम सिंह के काल में जब ये अंग्रेजों की जब अधीनता स्वीकार कर लेते हैं तो अब जो चित्रकला या चित्र बनेंगे उस पर किसका प्रभाव देखने को मिलेगा? अंग्रेजों का। और अंग्रेजों के इस प्रभाव को अपन बोलते हैं ब्रिटिश प्रभाव, ब्रिटिश या कंपनी शैली का प्रभाव हमारे को देखने को मिलता है। तो किसके शासनकाल में मेवाड़ चित्रकला पर कंपनी शैली का प्रभाव देखने को मिलता है? तो महाराणा भीम सिंह के टाइम पीरियड पर। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से भी आजकल देखो, अगर पेपर टिपिकल बना, हार्ड बना तो यहाँ से पूछ सकता है। मुख्य चित्रकार कौन कौन से इसके? जैसे मनोहर, कृपाराम, गंगाराम, जगन्नाथ, नूरुद्दीन, साहिबदीन हो जाएगा और इस तरीके से। तो आप 3 तो याद रखना, साहिबदीन, मनोहर और कृपाराम, ठीक है। और नूरुद्दीन के बारे में तो और भी कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि जगत सिंह सेकंड का इन्होंने क्या बनाया था? चित्र बनाया था। ये छोटी मोटी बात है। अब सबसे और भी अच्छा जो क्वेश्चन यहाँ से बनता है वो है नाथ द्वारा। और नाथ द्वारा जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, अल्टीमेट क्वेश्चन बनता है एग्जाम के लिए। आप ये मान के चलना सीधे सीधे नाथ द्वारा राज संबंध में पड़ता है, ये तो आप इतना तो जानते ही हैं। और नाथ द्वारा किसके लिए प्रसिद्ध है? पिछवाई के लिए। पिछवाई मतलब जो भगवान श्री कृष्ण की जो लीलाएँ होती हैं, भगवान श्री कृष्ण ने अपने बचपन में क्या क्या लीलाएँ की, इस बचपन से लेकर के बड़े होने तक, उन सारी लीलाओं का चित्रण किया जाता है उसके चारों ओर मंदिर के दीवारों पर। इसकी बोलते हैं अपन क्या? पिछवाई। और ये जो है भगवान श्री कृष्ण की जो लीलाएं हैं, ये जो नाथ द्वारा जो चित्रकला है, ये वल्लभ संप्रदाय से प्रभावित है। किससे प्रभावित है? वल्लभ संप्रदाय से। बस हो गया इसमें। और इसमें किसका यूज किया है? हरे पीले रंगों का, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण पीले वस्त्र धारण करते थे। भगवान है पीले, प्राचीन लाल पीला होता है। प्राचीन कैसा होता है? जो पुराना होता है वो लाल पीला, जैसे मेवाड़ चित्रकला में अपने देखा उदयपुर लाल पीले। लेकिन नाथ द्वारा जो है ये हरे पीले। नाथ भगवान विष्णु, भगवान शंकर हरे भरे रहते हैं हमेशा। नाथ कैसे रहते हैं? हरे और पीले। तो याद रख लेना आप। याद करने का तरीका, नाथ द्वारा चित्रकला जो है वल्लभ संप्रदाय से क्या है? प्रभावित है। इसमें कृष्ण लीलाओं का चित्रण किया जाता है जिसे पिछवाई कहा जाता है। तो पिछवाई किससे संबंधित है? नाथ द्वारा से। प्रभाव किसका? वल्लभ संप्रदाय का, ठीक है। किसका प्रयोग किया गया है? इसमें हरे व पीले रंगों का क्या किया गया है? प्रयोग किया गया। अपन जानते हैं भगवान श्री कृष्ण या नाथ द्वारा हम केले के वृक्ष का प्रयोग करते हैं, तो केले के वृक्षों का अधिक चित्रण यहाँ पर देखने को मिलता है। और क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है केले की सांजी कहाँ पर सजाई जाती है, तो वो नाथ द्वारा की फेमस है, ठीक है। तो गायों का अधिक चित्रण है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण गायों के साथ में। और आसमान में देवताओं का चित्रण, जब भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं होंगी तो उन लीलाओं को देखने के लिए भगवान जो है, देवता जो है आसमान से उनको देखेंगे नीचे कि भगवान श्री कृष्ण बाल लीलाएं कैसे कैसे कर रहे हैं। तो इस तरीके से, ठीक है। और इनके मुख्य चित्रकार नारायण, चतुर्भुज, घासीराम और उदयराम। और इसके बाद में है देवगढ़। इसके बाद में लास्ट कौन सी है? देवगढ़। तो देवगढ़ के बारे में अपन इतना जानते हैं कि 1680 ईस्वी में देवगढ़ के सामंत हुआ करते थे द्वारकादास चुंडावत। 1680 में देवगढ़ के सामंत द्वारकादास चुंडावत के समय इस चित्रकला का स्वतंत्र विकास शुरू हुआ था। तो ज़्यादा इसमें से क्वेश्चन बनते नहीं है देवगढ़ वाली में से, लेकिन फिर भी आप याद रखना कि जो देवगढ़ जो चित्रकला है वो मेवाड़ चित्रकला से संबंधित है। और किसके टाइम पीरियड पर इसका स्वतंत्र विकास चालू हुआ था? तो वो देवगढ़ के सामंत हुआ करते थे द्वारकादास, जैसे देवगढ़ और जैसे द्वारकादास चुंडावत के समय इस चित्रकला का स्वतंत्र विकास शुरू हुआ था। और इस समय मेवाड़ महाराणा जयसिंह थे। मेवाड़ महाराणा कौन थे? जयसिंह।
अब क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि श्रीधर अंधारे ने देवगढ़ चित्रकला को प्रोत्साहन दिया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, श्रीधर अंधारे के द्वारा किस चित्रकला को प्रोत्साहन दिया गया था? तो देवगढ़। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है देवगढ़ चित्रकला को प्रोत्साहन देने वाले व्यक्ति कौन थे? तो श्रीधर अंधारे। कौन थे? श्रीधर अंधारे। प्रमुख चित्र कौन कौन से इसके? मोती महल, अजारारी, ओबरी। मोती महल और अजारारी, ओबरी। और इसमें हरे और पीले रंगों का अधिक प्रयोग किया गया है, हरे और पीले रंग उसमें ऊपर वाले में यही थे। देवगढ़ चित्रकला में मेवाड़, मारवाड़ तथा ढूंढाड़ चित्रकला का मिश्रण है, मतलब जो मेवाड़, मारवाड़ और ढूंढाड़ जो हैं उन सभी का क्या है इसमें मिश्रण है। और मुख्य चित्रकार बैजनाथ, कमला और चोखा। बैजनाथ, कमला और चोखा। तो हमारे प्यारे बच्चों, अगर आपको क्लास ठीक ठाक लगी है और आपको लगता है कि हमारे को इसको शेयर करना चाहिए तो कर देना कहीं इधर उधर। आपके जो भी ग्रुप हैं, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और जो भी दोस्त हैं आपके, तो उनके लिए, क्योंकि मेंस में देखो आपके क्वेश्चन बहुत शॉर्ट वे में हम जो करेंगे ना, क्वेश्चन वहीं से आपको आ जाएंगे। बस फ़र्क इतना सा है कि रिवीजन है ये, और इसके नोट्स वोट्स नहीं बनाने, कहीं आए रटने लग जाओ, नोट्स बनाने लग जाओ ना, नोट्स नहीं बनाने। आपको सिर्फ इसको क्लास को 2 बार, 4 बार, 5 बार, जितना बार हो सके आपको सिर्फ देखना है। अगर आप इसको मेरे कहने से अगर 3 बार यदि देख लेते हो तो एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही। बाकी इसकी क्लास जो है अगली बार डालते हैं, रिकॉर्ड कर लूँगा मैं, आपको डाल दूँगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।